जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देर न करते बच्चों देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2-3 वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षा में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में भेद कीजिए, यानी अंतर बताइए। अंतर भी पूछ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में प्रमुख अंतर इस प्रकार है। नंबर 1, देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र में बच्चों बहुत सरला अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत व्यक्तिगत माने निजी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं बच्चों? यानी किसी वस्तु का जो उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं, और जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है उसे उत्पादकता कहते हैं। लेकिन किसी वस्तु को जो खरीदता है यानी उपभोग करता है उसे उपभोक्ता बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे कोई वस्तु है, ये वस्तु का उत्पादन कोई कर रहा है, यानी वस्तु को पैदा कर रहा है। जैसे किसान है तो धान को पैदा कर रहा है, तो वो जो है उत्पादकता हो गया। लेकिन जो धान खरीद रहा है वो क्या हो गया? उपभोक्ता हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर उसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे बच्चों। दूसरा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के सर्वोत्तम विभाजन से होता है, जबकि समष्टि अर्थ इसमें दो लिखेंगे। देखो, दो इसमें रहेगा, दो इसमें भी रहेगा। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार व विकास से होता है। 3 नंबर देख लेंगे। 3 देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या मूल निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या आय व रोजगार का निर्धारण है। आगे देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य कारण मांग व पूर्ति है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण क्या है बच्चों? अर्थव्यवस्था की कुल मांग व कुल पूर्ति से है। ठीक है, 4 अंतर आप लोग लिख लीजिए। चलिए अगला लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। कीमत तल क्या है बच्चों? अगला लघुत्तरीय प्रश्न है कि कीमत तल क्या है। तो कीमत तल का तात्पर्य सरकार द्वारा उत्पादकों के हित में उठाया गया कदम है, जिसके अंतर्गत सरकार उत्पादकों द्वारा जो है उत्पादित वस्तुओं की न्यूनतम कीमत का निर्धारण करती है। यह न्यूनतम कीमत इतनी आवश्यक होती है कि जो है उत्पादक इस पर जो है अपनी लागतों को वसूल करके कुछ लाभ भी प्राप्त कर सकता है। भारत में किसी उत्पादकों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत तल का एक उदाहरण है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, लघुत्तरीय प्रश्न है। मांग की कीमत लोच क्या होती है? क्वेश्चन कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। तो बच्चों, वस्तु की मांग में, यदि कोई वस्तु की मांग हो रही है, वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात ही मांग की कीमत लोच कहलाता है। यदि वस्तु पर होने वाला व्यय वस्तु कीमत में परिवर्तन की समान दशा में होता है तो मांग बेलोचदार, तथा इसके विपरीत यदि वस्तु पर होने वाले परिवर्तन दिशा कीमत परिवर्तन की दिशा के विपरीत होता है तो मांग की लोच अधिक होती है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाजारों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बाजार का वर्गीकरण, बाजारों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंस है, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस है भैया। तो चलिए बच्चों, उत्तर हम लोग लिखेंगे बाजारों का वर्गीकरण। पहला है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के, चलो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। क्षेत्र के आधार पर बाजारों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। स्थानीय बाजार, नंबर 2 जो है पारदेशी क्षेत्रीय बाजार, नंबर 3 राष्ट्रीय बाजार, नंबर 4 जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। सबसे पहले नंबर 2 है समय के आधार पर। समय के आधार पर बाजारों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है दैनिक बाजार या अति अल्पकालीन बाजार, नंबर 2 जो है अल्पकालीन बाजार, नंबर 3 दीर्घकालीन बाजार, नंबर 4 जो है अति दीर्घकालीन बाजार। तीसरा है बच्चों विक्रय के आधार पर। विक्रय माने जो है बेचना, क्रय माने खरीदना। तो इस आधार पर बाजार को 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है।
यानी पहला है बच्चों मिश्रित बाजार, नंबर 2 है विशिष्ट बाजार, नंबर 3 है निरीक्षण बाजार, नंबर 4 है नमूने द्वारा बिक्री का बाजार, नंबर 5 ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार, नंबर 6 ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार। अगला क्वेश्चन है चौथा है कि वैधानिकता के आधार पर, इस आधार पर बच्चों बाजारों को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वैध अधिकृत उचित बाजार, नंबर 2 चारे अथवा काला बाजार, नंबर 3 खुला बाजार। अब पांचवा है प्रतियोगिता के आधार पर, इस आधार पर बाजारों को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, नंबर 2 जो है एकाधिकार बाजार, नंबर 3 एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, नंबर 4 अल्पाधिकार बाजार। छठवां है बिक्री की मात्रा के आधार पर, इस आधार पर बाजार को 2 भागों में बांटा गया है, थोक बाजार, फुटकर बाजार। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग उत्तरी प्रश्न देखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं बताइए। तो पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 बच्चों क्रेताओं की अधिक संख्या होना, क्रेता माने जो खरीदता है उसे क्रेता बोलते हैं, जो बेचता है उसे विक्रेता बोलते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1 लिखेंगे हम लोग ऐसे उत्तर परीक्षाओं में कि क्रेताओं की अधिक संख्या होना। नंबर 2 समरूप वस्तु, समरूप मेरा समान, एक समान। उसके नंबर 3 क्रेताओं तथा विक्रेताओं की वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। नंबर 4 उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। नंबर 5 यातायात लागतों की अनुपस्थिति। नंबर 6 समान मूल्य। नंबर 6 बच्चों 7 फर्मों को प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता, फर्म माने होता है कंपनी। अगला है बच्चों कोई प्रतिबंध नहीं। नंबर 8 विक्रय लागत का अभाव, विक्रय माने अब बच्चों जानते हैं भी बताया हमने, विक्रय माने बेचना, विक्रय लागत का अभाव। तो ये जो है क्या है पूर्ण प्रतियोगिता की प्रमुख विशेषताएं हैं बच्चों। क्रेताओं का अधिक संख्या होना, समरूप वस्तु, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की वस्तु की मांग तथा पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए। तो यही सब लिखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताइए। अभी इसकी परिभाषा हो गई है, अभी पिछले हम लोग अभी चर्चाएं किए थे। तो समष्टि अर्थशास्त्र के विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए, अथवा करके देगा। देखो जहाँ भी अथवा लगे बच्चों एक ही करना है क्वेश्चन, जहाँ भी अथवा दिखाई दे देखो दोनों से में एक ही करना है। तो चलिए आइए देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 1 व्यापार चक्र का सिद्धांत, नंबर 2 वितरण के समष्टि पूर्वक सिद्धांत, नंबर 3 आर्थिक विकास का सिद्धांत, नंबर 4 कीमतों का सिद्धांत, नंबर 5 आय उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत। देखो बच्चों दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। व्यापारी बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो व्यापारी बैंकों के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं, जमा धन स्वीकार करना, चालू खाते की सुविधा, बचत खाते की सुविधा, अस्थायी जमा खाता, ऋण प्रदान करना, आंतरिक तथा विदेशी व्यापार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना आदि। भारतीय रिजर्व बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो भारतीय रिजर्व बैंक को बच्चों बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, या भारत के सभी बैंकों का संचालक है, या भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना बच्चों 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटों की छपाई और पैसों की जो है आपूर्ति का प्रबंध करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। अप्रत्यक्ष कर को इंग्लिश में इनडायरेक्ट कर भी कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनके भार को करदाता दूसरों पर टालने में सफल हो जाता है। इन करों का तत्कालिक और अंतिम भार अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है, इसी क्या कहते हैं अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रगतिशील कर क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कर क्या है। प्रगतिशील कर वह है जिसमें कर की प्रतिशत दर आय की वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है, अर्थात जितनी अधिक आय होगी प्रगतिशील करारोपण होने पर कर की दर भी उतनी ही अधिक होगी।